तो चलिए सीधे इस ऐतिहासिक यात्रा में गोता लगाते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम पश्चिमी भारत के उस विशाल और कठोर रेगिस्तान का रुख कर रहे हैं, जहां एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंश ने अपनी सत्ता का परचम लहराया। हम बात कर रहे हैं मशहूर राठौड़ राजवंश की। इन ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालते हुए हम उनकी उत्पत्ति के रहस्यों से लेकर आसमान छूते किलों के निर्माण, भीषण युद्धों और कूटनीतिक गठबंधनों की पूरी कहानी को समझेंगे। ये इतिहास का वो पन्ना है जो शौर्य, संघर्ष और कुछ असाधारण रणनीतियों से भरा पड़ा है। आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, इसकी रूपरेखा पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला, राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति। दूसरा, मारवाड़ और जोधपुर का उदय। तीसरा, मारवाड़ के संघर्ष और गठबंधन। चौथा, बीकानेर राज्य की स्थापना। और पांचवां, मुगल काल में बीकानेर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति। यह जानकर सच में हैरानी होती है कि खुद इतिहासकार भी राठौड़ों की उत्पत्ति के किसी एक मत पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अलग-अलग शिलालेखों और पुरानी किताबों में बिल्कुल अलग-अलग दावे किए गए हैं। कुछ विद्वान इन्हें हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं, तो जोधपुर राज्य की ख्यात इन्हें राजा बृहदबल का वंशज बताती है। दयाल दास और कर्नल टॉड का मानना है कि ये सूर्यवंशी हैं, जबकि मुहणोत नैन्सी इन्हें कन्नौज से आई एक शाखा बताते हैं। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम विवादों के बावजूद सभी विद्वान एक बिंदु पर आकर एक मत हो जाते हैं। राठौड़ों का संबंध दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य है, और यहीं से आदि पुरुष राव सिंहा ने मारवाड़ के एक छोटे से हिस्से पाली में अपने राज्य की नींव रखी थी। अब आते हैं भाग 2 पर, मारवाड़ और जोधपुर का उदय। अब यहां देखिए सत्ता का विस्तार कितनी तेजी से हुआ। केवल 3 शासकों के कार्यकाल में एक छोटा सा क्षेत्र एक मजबूत राज्य बन गया। राव चुंडा ने अपने अदम्य साहस से मंडोर पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। उनके बाद आए राव रणमल, जिन्होंने अपनी कूटनीति से पड़ोसी राज्य मेवाड़ की राजनीति में भी भारी प्रभाव स्थापित कर लिया। हालांकि दुर्भाग्य से अंततः वही उनकी हत्या भी हो गई। लेकिन असली शक्ति का प्रदर्शन किया राव जोधा ने। साल 1459 में उन्होंने जोधपुर नगर बसाया और उसे सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर उस विशाल मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये दुर्ग आज भी राठौड़ शक्ति का एक अभेद्य प्रतीक बनकर खड़ा है। राजनीति और इन बड़े बड़े युद्धों के बीच ऐतिहासिक स्रोतों में एक बेहद मानवीय और नाटकीय प्रसंग भी मिलता है। ये कहानी है राव मालदेव और उनकी रानी उमादे की। विवाह के तुरंत बाद ही रानी उमादे को ये पता चला कि उनके अपने ही पिता राव मालदेव की हत्या की साजिश रच रहे थे। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। इस पारिवारिक कलह के कारण मालदेव और उमादे के रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ गए। रानी अपना महल छोड़कर अजमेर के तारागढ़ किले में चली गईं और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। ये किस्सा शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे राजघरानों में राजनीतिक साजिशें लोगों के व्यक्तिगत जीवन को भी गहराई से प्रभावित करती थीं। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मारवाड़ के संघर्ष और गठबंधन। साल 1544 का गिरी सुमेल युद्ध, ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब मारवाड़ के सैनिकों ने दिल्ली की सल्तनत को कंपा कर रख दिया था। एक तरफ शेरशाह सूरी की विशालकाय सेना थी और दूसरी तरफ थे राव मालदेव के सेनापति जैता और कुंपा। शेरशाह ने बड़ी चालाकी और छल कपट से मालदेव को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जैता और कुंपा ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ ऐसा खौफनाक और जोरदार युद्ध किया कि शेरशाह सूरी को जीत तो मिल गई, लेकिन घबराहट में उसके मुंह से यह मशहूर वाक्य निकल पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये मारवाड़ के सैनिकों के अदम्य साहस और युद्ध कौशल का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये घटनाक्रम हमें राजपूत इतिहास के एक बड़े वैचारिक दोराहे पर ले आता है। एक ही परिवार के 2 भाइयों ने बिल्कुल विपरीत रास्ते चुने। एक तरफ थे राव चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और जीवन भर सिवाना और पीपलोद की दुर्गम पहाड़ियों से गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। दूसरी ओर उनके भाई मोटा राजा उदय सिंह ने एक बिल्कुल अलग राजनीतिक रणनीति अपनाई। 1583 में उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली,
एक मनसबदार का पद प्राप्त किया और अपनी पुत्री जोलाबाई का विवाह जहांगीर से करके मुगलों के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। यानी एक ओर निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष था तो दूसरी ओर सत्ता और शांति के लिए समझौता। मुगल दरबार में ऊंचे पद प्राप्त करने के बाद भी राठौड़ों का स्वाभिमान कहीं से भी कम नहीं हुआ था। इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय मिलता है। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में हारने के बाद जब महाराजा वापस जोधपुर लौटे तो उनकी उदयपुरी रानी ने किले के दरवाजे खोलने से ही साफ इनकार कर दिया। जी हां, रानी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। एक राजपूत या तो युद्ध से विजयी होकर लौटता है या वहीं मैदान में वीरगति को प्राप्त होता है, हार कर वापस नहीं आता। रानी ने बाकायदा सती होने की तैयारी कर ली थी। जब महाराजा ने पराजय का बदला लेने का दृढ़ वचन दिया, केवल तभी दुर्ग के द्वार खोले गए। अब तक तो हमने मारवाड़ के मुख्य साम्राज्य की कहानी देखी, लेकिन क्या ये जानना दिलचस्प नहीं है कि इस विशाल परिवार की एक और शाखा भी थी जो बिल्कुल खामोशी से अपने लिए एक नया इतिहास लिख रही थी। आइए मारवाड़ से निकलकर उत्तर के कठोर रेगिस्तान की ओर चलते हैं। यहीं से शुरू होता है भाग 4, बीकानेर राज्य की स्थापना। कहा जाता है कि पिता के एक छोटे से ताने ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। राव बीका राव जोधा के ही पुत्र थे। दरबार में पिता द्वारा किए गए एक व्यंग से आहत होकर उन्होंने मारवाड़ छोड़ दिया और जांगल प्रदेश की ओर निकल पड़े। स्रोत बताते हैं कि करणी माता की असीम कृपा और उनके आशीर्वाद से राव बीका को एक नया राज्य स्थापित करने में भारी सहायता मिली। बीका ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने भाटी, चौहान और खींची जैसी स्थानीय शक्तियों की आपसी फूट का पूरा लाभ उठाया और अंततः 1488 ईस्वी में राठौड़ सत्ता के दूसरे सबसे बड़े केंद्र बीकानेर की स्थापना की। बीकानेर के इन शुरुआती शासकों ने यह साबित कर दिया कि वे युद्ध कौशल में किसी से पीछे नहीं थे। राव लूणकरण ने नागौर के शासक को धूल चटाई और अपनी अपार दानशीलता के कारण उन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया। इसके बाद समय आया राव जैतसी का, जिन्होंने 1534 में काबुल के मुगल शासक और हुमायूं के भाई कामरान की सेना को बुरी तरह हरा दिया। हालांकि इस भारी शक्ति विस्तार का एक दुखद परिणाम यह हुआ कि मारवाड़ और बीकानेर के बीच ही आपसी टकराव शुरू हो गया और साल 1541 में मालदेव की सेना से लड़ते हुए राव जेतसी वीरगति को प्राप्त हुए। अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम भाग यानी भाग 5 पर, मुगल काल में बीकानेर। ये बीकानेर के इतिहास का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। साल 1570 में अकबर के नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि कल्याणमल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राठौड़ शासक थे। इस कूटनीतिक फैसले ने न केवल बीकानेर को मुगलों के विनाशकारी हमलों से बचाया, बल्कि आगे चलकर बीकानेर के राजकुमारों को मुगल साम्राज्य में अत्यंत उच्च और प्रभावशाली पद भी दिलाए। कूटनीति के नजरिए से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मुगलों के साथ संधियों से जो शांति और स्थिरता आई, उसका एक बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव कला और संस्कृति पर पड़ा। युद्ध के मैदान से परे ये राजवंश विद्या और साहित्य का भी बहुत बड़ा संरक्षक बन गया। मारवाड़ के जसवंत सिंह के मंत्री मुहणोत नैन्सी ने अपनी प्रसिद्ध नैन्सीरी ख्यात लिखी। बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर के दरबार में रहते हुए बेली किस्न रुक्मणीरी जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की और बाद में बीकानेर के ही कर्ण सिंह के विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण लिखा। यह सैन्य शक्ति और बौद्धिक कला का एक बिल्कुल अद्भुत संतुलन था। बीकानेर के इस मुगल काल में एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए राव राय सिंह। उन्होंने अकबर के गुजरात और कंधार अभियानों में असीम वीरता दिखाई और बीकानेर के शासक बने। लेकिन इतिहास में उनका सबसे बड़ा और स्थायी योगदान था बीकानेर का वो अजय जूनागढ़ दुर्ग बनवाना। उन्होंने इसके दरवाजे पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां भी लगवाईं। सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि भीषण अकाल के समय अपनी प्रजा की रक्षा के लिए पानी की तरह धन लुटाने के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपूताने का कर्ण की उपाधि दी थी। मेहरानगढ़ की ऊंचाइयों से लेकर बीकानेर के रेतीले धोरों तक, अरावली की पहाड़ियों से लेकर जांगल प्रदेश के रेगिस्तान तक, राठौड़ राजवंश ने उस पूरे भूभाग को आकार दिया जिसे आज हम राजस्थान के रूप में जानते हैं। उन्होंने केवल तलवारें नहीं चलाईं, बल्कि जब समय आया तो कूटनीति का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया, शानदार किलों का निर्माण किया और हमारी महान सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जाते हैं। बदलती परिस्थितियों में कब अपनी जड़ों के लिए आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए और कब नई कूटनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए?
राठौड़ों का ये विस्तृत इतिहास हमें आज के समय में अस्तित्व और रणनीति के बारे में क्या सिखाता है? इस विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज के इस